हेलो स्टूडेंट, हम लोग विलेयता पढ़ रहे थे। विलेयता में हेनरी का नियम पढ़े थे हम लोग। गैस का द्रव में विलेयता पढ़े थे और गैस का द्रव में विलेयता में हम लोग पढ़े थे हेनरी का नियम। आप इसके लिए लेक्चर 10 को देखें। हेनरी का नियम के लिए लेक्चर 10 को देखें आप। और आज इस हेनरी के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल आपको आपके लिए बनाने के लिए हम दे देंगे। आप उन न्यूमेरिकलों को ट्राई कीजिए और आप अगर इसे आप समझ जाते हैं तो उन न्यूमेरिकल को आप आसानी से बना सकते हो। आप बशर्ते इसे ढंग से समझिए। जो जो न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं आप उसे ढंग से समझिए और उन न्यूमेरिकलों की सहायता लेकर के आप जो न्यूमेरिकल हम आपको देंगे आप उसे बनाइए। देखिए हेनरी का नियम में कहता है क्या चीज कि जब हम कोई गैस को घुलाते हैं, जब भी कोई गैस घूमता है तो उसके लिए दाब की जरूरत पड़ता है। यानी जितना ही दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैस घुलेगा। इसका मतलब CO2 का आंशिक दाब, जो गैस का जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब जो समानुपाती होगा जितना उसका मोलंस घुलेगा। जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतना ज्यादा घुलेगा। यानी कि हम लोग एक चीज जान गए यहां पे हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से जान गए कि गैस का CO2 गैस है। मान लो कि कोई गैस है CO2, मान लेते हैं CO2 गैस का आंशिक दाब समानुपाती होगा तो समानुपाती में एक स्थिरांक देंगे और उस स्थिरांक को हेनरी का नियम का स्थिरांक कहेंगे। वो समानुपाती होता है विलयन में, चाहे द्रव में विलयन भी कर सकते हैं। द्रव में CO2 का मोल अंश, यह है हेनरी का नियम। अब बताइए KH बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो KH बराबर हो जाता है कि CO2 गैस का आंशिक दाब यहां पे बराबर, यहां पे हम दाब लिख देंगे, दाब बट्टा में द्रव में CO2 का मोल अंश, CO2 का मोल अंश। यानी कि हेनरी का नियम क्या है कि जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा उतना ज्यादा उसका मोल अंश होगा। अगर आंशिक दाब कम होगा तो मोल अंश कम होगा, आंशिक दाब ज्यादा होगा तो आंशिक दाब अगर ज्यादा होगा तो उस गैस का मोल अंश विलयन में ज्यादा होगा। यानी कि हेनरी के नियम से अगर कोई गैस CO2 मान ले हैं तो CO2 का आंशिक दाब जो होगा बराबर होगा KH, यानी हेनरी का नियम का स्थिरांक गुणे द्रव में CO2 का मोल अंश। यानी जिस गैस का आंशिक दाब होगा उसी गैस का विलयन में मोल अंश। अब बताइए KH बराबर क्या हो जाएगा? तो ये वाला इधर चला जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। CO2 गैस का आंशिक दाब बट्टा द्रव में CO2 का मोल अंश। ये यानी कि हम लोग हेनरी नियम पढ़े हैं और हम लोग ये हेनरी का नियम हम लोग लेक्चर 10 में आप इसे ढंग से देखें। अब बात आई हमको इस नियम के आधार पर एक न्यूमेरिकल का। तो एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6 इन टेक्स्ट।
में कहता है कि ये जल है मान ले, तो जल में CO2 का जल में CO2 का हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। ठीक है, जल में CO2 का हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। अब बोलता है क्या कि हेनरी स्थिरांक का मान दिया, कोई टेंशन नहीं है, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, यानी हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। अब इसके बाद बोलता है क्या कि ठीक है दिया हुआ है, हम इसे मिटा देते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 500 ग्राम जल में, यानी कि जल दिया है वो 500 ग्राम दिया है। ठीक, 500 ग्राम जल में यदि हम CO2 का दाब लगाते हैं 2.5 ATM, 2.5 ATM दाब लगाते हैं, तो बताइए ये CO2 कितना घुलेगा। तो आपने बोला कि दाब लगाने पर CO2 घुलेगा, ये जानते हैं हम लोग हेनरी के नियम से कि जितना ज्यादा दाब लगाया जाए उतना ज्यादा घुलता है। तो अगर दाब इतना लगा दिया जाए तो कितना घुलेगा, आप हेनरी का नियम से तो पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, देखिए इसको हम लोग करें ऐसे, हम लोग हेनरी के नियम से ठीक से लिख देते हैं। हेनरी के नियम से क्या होगा कि CO2 गैस का आंशिक दाब CO2 गैस का आंशिक दाब बराबर होगा स्थिरांक, यानी कि हेनरी का स्थिरांक गुणे द्रव में CO2 गैस का मोल अंश। CO2 गैस का मोल अंश। अब देखिए तो CO2 गैस का आंशिक दाब तो यहां पे दे रहा है भैया, ठीक है, हाँ केएच का मान भी ले रहा है, बोले हाँ केएच का मान भी तो दे रहा है, हेनरी का स्थिरांक दे रहा है। लेकिन द्रव में CO2 गैस का मोल अंश निकालना होगा हमको, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि मात्रा की गणना कीजिए। मोल अंश नहीं निकालने की बात कर रहा है, क्या निकालने की बात कर रहा है, तो CO2 का मात्रा बोल रहा है। लेकिन हमारा इस नियम से, हेनरी के नियम से तो मोल अंश निकलेगा। हमने हाँ क्या टेंशन करना है, तो मोल अंश के द्वारा मात्रा निकाल लेंगे। अगर हम आंशिक दाब जानते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका दाब इतना दाब पर पैकिंग किया जाता है, इतना दाब पे पैक किया जाता है, इतना दाब पे लगाया जाता है तो घुल जाता है, तो इसके लिए आंशिक दाब तो इतना हो गया। केएच का मान तो दिया हुआ है, मोल अंश निकाल लेंगे। मोल अंश के द्वारा हम लोग उसकी कितना ग्राम घुला ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बीमारी है। बीमारी क्या है कि देखिए यहाँ पे जो आंशिक दाब जो पैकिंग किया हुआ है वो एटीएम में है, और यहाँ पे ये जो स्थिरांक जो है वो पास्कल में है। यहाँ पे देखिए जो आंशिक दाब होना चाहिए केज बराबर, इसका तो कोई इकाई नहीं होता है, मोल अंश कोई इकाई नहीं होता है। कहने का मतलब केज का वही दाब होना चाहिए जो उसका आंशिक दाब का है। है क्योंकि मोल अंश का तो कोई इकाई नहीं होता है, यानी इन दोनों का दाब क्या होना चाहिए, दोनों का इकाई बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों का इकाई भिन्न भिन्न कर दिया है। एक का पास्कल में दिया, दूसरे का एटीएम में दिया हुआ है। प्रॉब्लम यही पे है बस। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो आराम से बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, हम जानते हैं क्या चीज, देखिए यहां पे कि केएच का मान कितना दिया हुआ है, केएच का मान दिया हुआ है 1.67 गुणे 10 के पावर 8 पास्कल। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी बात कर लेते हैं। अच्छा CO2 का आंशिक दाब कितना दिया हुआ है, CO2 का आंशिक दाब
आंशिक दाब कितना दिया हुआ है, तो एक आंशिक दाब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये बताइए आप। तो यहां पे आंशिक दाब 2.5 एटीएम दिया हुआ है। अब बताइए, लेकिन यहां पे तो एक बीमारी है। बीमारी क्या है, बीमारी क्या है आपका यहां पे, कि यहां पे बीमारी क्या है कि यहां पे केज पास्कल में दिया हुआ है, यहां पे एटीएम में दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि आखिर दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो एक एटीएम बराबर कितना होता है, तो 1.01 101 325 225 325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। ऐसे भी याद करें, 101 325 पास्कल। अगर हम कोण नहीं देते तो 101 325 हो जाएगा। अगर हम एक के बाद 0.10 देते हैं तो ये पॉइंट हमारा 5 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा, पावर चला जाएगा। अब बताइए आप बताइए, एक एटीएम बराबर इतना पास्कल, तो इतना एटीएम बराबर कितना पास्कल नहीं निकल जाएगा क्यों? यानी कि CO2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब कितना दिया हुआ है, 2.5 एटीएम। आपने क्या जाना, एक एटीएम बराबर इतना होता है, तो 2.5 एटीएम बराबर 200 गुना कर देंगे, यानी कि 101 300 101 325 गुने 10 के पावर 5 गुने 2.5 पास्कल, यानी कि आंशिक दाब हमारा इतना होगा। अब बात करते हैं हम लोग हेनरी के नियम से। आप क्या जानते हैं, CO2 का आंशिक दाब जान गए, केज का मान जान गए, यहां पे दिया हुआ है, तो द्रव में CO2 का मोलंस नहीं निकलेगा क्या? यानी कि हम यहाँ पहले पद में हम लोग करेंगे, पद 1 में द्रव में CO2 का मोल अंश निकालेंगे। अब इस मोल अंश के सहारे हम लोग उसका मात्रा निकाल लेंगे कि कितना मात्रा घुला है। पहले मोल अंश निकाल लिया जाए, तो कैसे मोल अंश निकलेगा, तो मोल अंश कैसे निकलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, केज को इस पर ले जाएंगे, केज को इस पर ले जाएंगे तो बट्टा में चला आएगा, यानी कि मोल अंश का गणना, मोल अंश का गणना, तो मोल अंश का गणना कैसे करेंगे बाबा, तो इसमें लिए क्या करेंगे, द्रव में CO2 का मोल अंश बराबर, तो बराबर इसको लाने तो इस पार ले जाइए आप, बट्टा में चलाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, CO2 बराबर CO2 का आंशिक दाब बट्टा में केज, बट्टा में केज। अब बताइए, तो CO2 का द्रव में CO2 का मोल अंश बराबर क्या होगा। अब बताइए, CO2 का आंशिक दाब यहां पे दिया हुआ है कितना, 1.01 325 1.01 325 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। अब बट्टा में क्या, ओहो, इंटू 2.5 क्या है, यहां पे ये पूरा हो जाएगा पास्कल। अब बट्टा केज का वैल्यू यहां पे हम जानते हैं कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10 के पावर 8 पास्कल। पास्कल से पास्कल कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो, एक मिनट, हम यहां से आंसर करेंगे।
जब आप इन लोगों को सॉल्व करोगे, जब इन लोगों को सॉल्व करोगे, ये पीए है, जब आप इन लोगों को सॉल्व करोगे तो द्रव में CO2 का मोलंस, देखिए ये क्वेश्चन है यहां से, CO2 का मोलंस जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बराबर आएगा 1.52 इंटू 10 के पावर -3, क्योंकि पास्कल से पास्कल कट जाएगा, यानी कोई इकाई नहीं होगा इसका। अब देखिए, अब हमने क्या किया, पद एक में हमने CO2 का मोलंस निकाल लिया। अब लेकिन क्वेश्चन में मोलंस थोड़ी बोल रहा है, हेनरी के नियम से तो मोलंस निकलेगा, हेनरी के नियम से क्या निकलेगा, मोलंस निकलेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोलंस नहीं निकालने की बात कर रहा है, हमको तो मात्रा निकालने के लिए बात कर रहा है कि 500 ग्राम में, उस 500 ग्राम जल में उसका कितना मात्रा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, CO2 का पद 2 करेंगे। अब पद 2 CO2 का मात्रा का, CO2 का 500 ml, 500 ml जल में, क्वेश्चन में सोडा वाटर भी दिया रहेगा, सोडा जल भी दे सकता है, यहां पे सोडा जल भी दे सकता है, सोडा जल में, सोडा वाटर जल में सोडा जल भी दे सकता है। तो क्या करेगा, तो सोडा जल या जल दोनों एक ही चीज है। ml 500 ग्राम दिया है तो ठीक है, 500 ग्राम जल में, CO2 का 500 ग्राम जल में मात्रा का गणना, मात्रा का गणना कि हम लोग कैसे इसका मात्रा का गणना करेंगे। अब देखिए यहां पे, अब आप क्या जानते हो, मान लो कि यहां पे CO2 का मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर NCO2। अच्छा, जल का द्रव्यमान दे रहे हैं, अच्छा कभी कभी क्या करेगा कि जल का द्रव्यमान नहीं दे करके जल का ml दे देगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन पे कि 500 ml सोडा जल में CO2 की मात्रा गणना करने के लिए बोलता तो ml पे देता, तो चूंकि जल का घनत्व तो 1 होता है, जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए जल का द्रव्यमान और जल का आयतन दोनों क्या होगा, समान होगा। अगर हम ml भी देंगे, यहां पे 500 ml भी दे दिया रहेगा, मान लो कि 500 ml जल में दिया रहेगा, तो 500 ml जल का मतलब क्योंकि घनत्व 1 होता है तो जल का द्रव्यमान 500, आयतन और द्रव्यमान दोनों सेम होगा, ठीक है। यानी जल का द्रव्यमान 500 ग्राम। अच्छे, जल का अणुद्रव्यमान, जल का अणुद्रव्यमान कितना होता है, तो जल का अणुद्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल होता है। और आप लोगों को तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि द्रव्यमान दिया रहेगा और अणुद्रव्यमान दिया रहेगा तो आप उससे मोलों की संख्या निकाल सकते हो। पहले आप इतना नोट कर लो। अब देखिए यहां पे, तो जल का अणुद्रव्यमान कितना होगा, दिया गया द्रव्यमान 500 ml बट्टा उसका 500 ग्राम। अगर बाई द वे फिर बोल रहे हैं हम यहां पे, अगर यहां पे ml दिया होता, अगर ml दिया होता, अगर क्वेश्चन में अगर ml दिया होता, अगर एनसीईआरटी बुक में, एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में ml नहीं दिया है, अगर ml दिया है एनसीईआरटी बुक में, तो अगर ml दिया है तो द्रव्यमान वही हो जाएगा, क्योंकि घनत्व तो इसका, उसका घनत्व तो कितना होता है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो
तो जल का घनत्व चूंकि 1 ग्राम प्रति ml होता है, इसलिए जल का द्रव्यमान और जल का आयतन बराबर होता है। यदि 500 ml होगा तो 500 ग्राम, 1000 ml होगा तो 1000 ml होगा तो 1000 ग्राम। यानी जितना ml अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ml है तो ml रहने देंगे, ml है भी तो टेंशन नहीं, ग्राम है तो टेंशन है, क्योंकि वही बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। और इसका अणु द्रव्यमान कितना होता है? जल का अणु द्रव्यमान जल के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। जल का मोलों की संख्या, जल का मोलों की संख्या बराबर क्या होगा कि जल का द्रव्यमान बटा जल का अणु द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान 500 ग्राम और जल का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम प्रति एमएल, प्रति मोल, यानी मोल चल जाएगा। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल हो जाएगा, तो ये बराबर आता है 27.7 मोल, यानी NH2। यानी कि NH2 बराबर 27.7 मोल होगा। अब यहां पे ध्यान रखना है, 27.7 मोल है। अब बताओ उसका हमको इसका मोल अंश निकाले हैं, यानी किसी का भी मोल अंश कैसे निकलता है? तो मोल अंश CO2 का मोल अंश कैसे निकलेगा? CO2 का जल में मोल अंश कैसे निकलेगा? कैसे निकलता है ये पता है, पिछले लेक्चर में हमने बात कर चुका है कि जिसका निकाल रहा है उसका मोल ऊपर, NCO2 बट्टा में टोटल मोल NCO2 अब प्लस NH2। अब यहां पे मोल अंश हमने निकाल चुका है कितना? 1.52 इंटू 10 का पावर -3 बराबर NCO2 अब प्लस NH2। अब देखिए चूंकि यहां पे ये मोल अंश का मान बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो जब बहुत ही कम है तो इसकी कम तभी होगा जब आपका अंश का मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अंश कम होने से ही भागफल कम होता है। तो इसका मतलब NCO2 का मान क्या होगा? बहुत कम होगा। और जब NCO2 का मान बहुत कम होगा तो उसको जोड़ और घटाव में नगण्य माना जा सकता है। ये बात दिमाग में रखिए, आप गुणा और भागा में नगण्य नहीं मान सकते हो। जब भी उसको मानना होगा तो जोड़ और घटाव में, यानी NCO2 को नगण्य माना जा सकता है, इसको आप क्या कर सकते हो? NCO2 को आप नगण्य मान सकते हो। जैसे आप NCO2 को नगण्य मानोगे तो क्या होगा? NCO2 को जैसे आप नगण्य मानोगे तो क्या होगा कि 1.52 गुणे 10 के पावर -3 बराबर NCO2 अब बट्टा में NH2। अब ये आसानी से हम इसको क्या किए? नगण्य मान ली, क्योंकि जोड़ और घटाव में 1 लाख में 5 जोड़े कोई मतलब हुआ थोड़ी, 1,05,000 कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसी वही चीज है कि अगर बहुत ज्यादा मान रहे हैं तो उसमें हम छोटे मान को क्या कर सकते हैं? जोड़ और घटाव में नगण्य मान लेंगे। तो अब बताओ NCO2 बराबर क्या होगा? NCO2 बराबर 1.52 गुणे 10 के पावर -3 गुणे NH2। अब आप बताओ यहां पे कि आप बताओ NH2 का मान तो हम जानते हैं, जल के मोलों की संख्या, यानी NH2 दिया हुआ है। NH2 कितना होता है? 1.52 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 27.7। जब आप इसे सॉल्व करें, पहले आप इसे नोट करें। अब देखिए यहां पे ये क्या होगा? NH2 मोल में आया। अब जब आप इसे गुना करोगे तो ये आएगा 0.0421
मोल। लेकिन अभी भी हम लोग क्या है कि ये मोल में आंसर नहीं चाह रहा है, ये मोल में आंसर नहीं चाह रहा है, इसको इसकी मात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हो CO2 का 1 मोल बराबर 44 ग्राम। कैसे? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन तो 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। आप बताओ CO2 का 1 मोल बराबर 44 ग्राम, तो बताइए CO2 का इतना मोल बराबर, तो यानी 1 मोल का मतलब 44 ग्राम, तो इतना मोल बराबर इतना से गुना कर देंगे सिंपल। यानी CO2 का मात्रा बराबर हो जाएगा, CO2 का मात्रा बराबर होगा 44 गुने 0.042। ये ग्राम पर मोल और ये मोल, ये ग्राम इसका इकाई होता है ग्राम पर मोल। मोल में तो ग्राम पर मोल हो जाता है, यानी 1 मोल का द्रव्यमान है इसलिए ग्राम पर मोल गुने 0.0421 मोल। मोल से मोल कट जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा 1.857 ग्राम। आप इसे नोट कर लें। अब देखिए अगले क्वेश्चन देखा जाए, ये एनसीईआरटी 6 नंबर क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्या है कि कर रहा है क्वेश्चन कि H2S एक विषैला गैस होता है, कोई मतलब नहीं, ये आप जान जाइए। इसका गंध सड़े अंडे जैसी होती है, ठीक है ना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके लिए जानकारी। बस क्वेश्चन में यहां पे यही एक लाइन है बस। क्वेश्चन में क्या है कि यदि H2S का जल में विलेयता HTP पर इतना है तो हेनरी का इस तरह गणना करें। आप देखिए यहां पे क्या है कि हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से अभी हमने 2 मिनट पहले बात किया है कि H कैसे निकलेगा। केज कैसे निकलेगा आप बताओ यहां पे। तो आंशिक दाब बट्टा में मोल अंश, ये ना केज का है, यानी कि हम लोग H2S का आंशिक दाब बट्टा में द्रव में यानी जल में या विलयन में H2S का मोल अंश। अब बताइए केज निकालने की बात कर रहे हैं, यानी कर रहे हैं यदि H2S का जल में विलेयता HTP पर इतना m है, 0.195 m है, तो हेनरी नियम का स्थिरांक का गणना करें। आप हेनरी केज का मान निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो केज का मान कैसे निकलेगा, तो आपको केज का मान के लिए आंशिक दाब चाहिए और द्रव में H2S का मोल अंश चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मोल अंश भी नहीं दिया है और कहीं छुपा दिया है आंशिक दाब करके कि इतना दाब पर डाला गया, ये भी नहीं छुपा है, दोनों चीज छुपा दिया और केज बोल रहा है निकालने के लिए। ये बिना ये दोनों चीज करना नहीं संभव है, केज मान निकालना, ये दोनों चीज होना जरूरी है। तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि द्रव में H2S का मोल अंश की गणना करेंगे। पहले मोल अंश की गणना कर ले, आंशिक दाब निकाल ले, केज का मोल तो बापुल के निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पद 1 लिखा जाए,
पद एक में क्या करेंगे कि द्रव में यानी जल में, द्रव के रूप में यहाँ पे क्या है, जल है, तो जल में H2S गैस का मोल अंश क्या करना, मोल अंश गणना करें। तो कैसे मोल अंश गणना करें, तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, तो लेकिन यहां पे कह रहा है कि उसकी विलेयता दिया है मोललता में, लेकिन हमको विलेयता जो चाहिए वो विलेयता मोल अंश में चाहिए। यानी कि हमको एक चीज और भी करना होगा कि ये मोललता दिया हुआ है, विलेयता दिया है मोल अंश में, और यहाँ पे एक विलेयता मोल अंश में चाहिए हमको, यानी कि मोललता में और मोल अंश के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। अब उस संबंध के आधार पे हम इसको इसमें बदल देंगे। तो सबसे पहले हम मोललता जानेंगे क्या होता है। मोललता दिया हुआ है आपका 0.195 है। तो क्या करना है, सबसे पहले मोललता का मतलब क्या होता है ये जाने, यानी कि सबसे पहले 0.195 एम यानी मोललता का अर्थ होता है, का अर्थ होता है कि क्या होता है अर्थ, ये बताइए कि मोललता क्या होता है। सबसे पहले ये जाने मोललता क्या है, यानी प्रति केजी विलायक में उपस्थित, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी 1 केजी में अगर 1 मोल रहेगा तो मोललता 1 केजी में 2 मोल रहेगा तो मोललता 2, 1 केजी में 50 मोल रहेगा तो मोललता 50, 1 केजी में 0.915 दिया है, 1 केजी जल में 0.195 मोल दिया है, तो इसका मतलब मोललता 0.195। यानी कि 1 केजी जल में जितना मोल दिया रहेगा वही उसका क्या होता है, मोललता होता है। इसका मतलब ये क्या अर्थ होता है कि 0.195 मोल H2S उपस्थित है 1000 ग्राम, इसका मतलब 1 केजी जल में, यानी 1000 ग्राम जल में उपस्थित है। पहले आप इसे नोट करें। अब देखिए क्या है, जल में 1000 ग्राम, इसका मतलब यानी कि H2S का मोल दे दिया, H2S का मोल दे दिया कितना, तो 0.195, इसको NH2S कर दिया जाए। अच्छे, जब ये कितना ग्राम, इतना मोल जो दिया हुआ है कि ये इतना ग्राम कितना ये इतना ग्राम जो है, ये इतना ग्राम जो है कितना ग्राम जल में घुला है, तो 1000 ग्राम, यानी जल का द्रव्यमान दे दिया। जल का द्रव्यमान कितना दे दिया, 1000 ग्राम। तो जल का अणु द्रव्यमान तो अब हम जानते हैं, जल का अणु द्रव्यमान कितना दिया है जल्दी बताइए, तो अणु द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब देखिए यहां पे हमने नहीं मिटा रहा है कि देखिए यहां पे जो जल का जो विलेयता है, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल का विलेयता एसटीपी पर, इसको ध्यान रखना बस, हम इसलिए इसको नहीं मिटा रहे थे आप, लेकिन अब जगह के चलते मिटाना ही पड़ेगा। यानी एसटीपी पर जल का विलेयता दिया हुआ है, तो ठीक है आप यहां पे चले, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो जल का द्रव्यमान
1000 ग्राम, अब बट्टा जल का अणु द्रव्यमान 18 ग्राम, ऊपर में चले जाएगा मोल, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बराबर 55.5 मोल। अब आप दोनों का मोल निकाल चुके हैं बाबा, तो जब दोनों का मोल निकाल चुके तो मोलंस निकालना आसान है। तो मोलंस कैसे निकलता है, यानी कि H2S का जल में मोलंस, मोल अंश कैसे निकलेगा H2S का जल में मोल अंश, तो कैसे निकलेगा जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, अभी 2 मिनट पहले बात किए हैं, जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर, इसके बाद कुल मोल यानी कि दोनों का मोल H2S प्लस H2O। आप NH2 का वैल्यू जानते हो, आप कितना दिया हुआ है, तो 0.195 मोल, 0.195 मोल। अब इसका क्या होगा, 0.195 मोल आप प्लस इसका 55.5 मोल। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.035 मोल, 35। आप इसे नोट कर लो। अब देखिए पद 2 क्या है। अब आप मोल से गणना जान ही गए। अब देखिए यहां पे एसटीपी पर विलेयता दिया हुआ है, यानी कि उसका आंशिक दाब भी दे दिया, यानी कि अब हम लोग करेंगे क्या चीज, KH का गणना, KH का गणना करते हैं। KH का गणना के लिए क्या करेंगे कि KH बराबर होता है H2S का एसटीपी पर आंशिक दाब, एसटीपी पर दाब करेगा सीधे, अब बट्टा जल में H2S का मोलंश, अब आप बताओ यहां पे KH H2S का एसटीपी पर दाब, अब यहां पे दाब कितना दीजिएगा। अब यहां पे दाब जो है आप देखिए यहां पे KH का जो इकाई होगा वो दाब पर निर्भर करेगा, आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। अगर आपका आंशिक दाब बार में है तो ये आंसर बार में आएगा, अगर एटीएम में देते तो एटीएम में आएगा। अगर आप एटीएम में आंसर देना चाहते हो तो एक एटीएम लेना पड़ेगा, अगर बार में देना चाहते हो तो 0.985 आता है, 0.987 आता है। तो KH का मान अगर बार में देते तो बार में, एटीएम में देते तो एटीएम में, जिसके में देना चाहते हो उसका आंसर आएगा। अगर हम बार में देते हैं तो 0.0 एसटीपी पर क्या होता है 0.987 बार और डिवाइडेड बाय 0.0035। अब ये हम इसको करेंगे 182 बार आंसर, आप इसे नोट करो। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे क्या है कि ऐसा दिया हुआ है, ये 1 लीटर जल है, हमने पिछला क्वेश्चन में 500 ml लिया था, 1000 ग्राम लिया था, तो 1 लीटर जल है, तो जल का 1 लीटर चूंकि घनत्व तो जितना घनत्व होता है वही उसका 1 लीटर है, तो 1000 ग्राम, यानी कि इसका हिंट हम आपको दे देते हैं। 1 लीटर हिंट बराबर, हिंट दे देते हैं आपको, 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। क्यों? जल के लिए, केवल जल के लिए, जल के लिए 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर दिया हुआ है जल, 1 लीटर जल दिया हुआ है, इससे बोलता है कितना मिलीलीटर घुलेगा, मिलीलीटर घुलेगा यहां पे। तो आप पिछला क्वेश्चन में KH का मान दिया हुआ है, KH का मान टोल में दिया हुआ है, यहां पे भी टोल में दिया हुआ है, तो इससे टेंशन नहीं करना है, इकाई सेम है। तो आप सबसे पहले आप मोल अंश निकालोगे पद 1 में, मोल अंश निकालोगे,
पिछला क्वेश्चन की जैसा, पिछला क्वेश्चन की जैसा मोल अंश निकालना, और जब मोल अंश निकल जाएगा तो आप मोल पद में, पद 2 में मोलों की संख्या निकालोगे, दूसरे क्वेश्चन जैसा मोलों की संख्या निकालोगे, H2S के मोल, इसका M2 के मोलों की संख्या निकालोगे। मोलों की संख्या जब निकल जाएगा तो मोलों की संख्या से, देखिए अब हम क्या किए कि मोलों की संख्या से पहला क्वेश्चन में, आज का पहला क्वेश्चन में मोलों की संख्या से उसको 44 ग्राम से हमने क्या किया था, गुना कर दिया था। क्यों? क्योंकि 1 मोल निकला था। अब यहाँ पे 1 मोल बराबर 44 ग्राम हुआ था, इसलिए गुना कर दिया था। तो यहाँ पे मिलीलीटर में बोल रहा है, ग्राम में नहीं बोल रहा है, मिलीलीटर में बोल रहा है। तो मिलीलीटर में से कैसे निकलेगा? तो हम उसके लिए आपको संबंध बना देते हैं कि एक एसटीपी पर 1 मोल बराबर होता है, एसटीपी पर 1 मोल बराबर होता है 22,400 ml। एसटीपी पर कितना होता है? 22,400 ml। तो अब बताओ, अगर यहाँ पे 2 मोल निकला है तो एक मोल का 22,400 ml, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 2 गुने 22,400 ml। बस कोई आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि पहला में क्या करना है कि आप पहले क्वेश्चन के जैसा मोल अंश निकालिएगा, दूसरा पद में आप क्या कीजिएगा, मोलों की संख्या निकालिएगा, और जब मोलों की संख्या निकल गया तो आप एसटीपी पर उसका क्या करोगे कि एसटीपी पर 1 मोल का बराबर 22,400 ml होता है, इसलिए जितना मोल निकलेगा उससे हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर लगभग 16 आएगा, आप इसे ध्यान से। सेम क्वेश्चन दूसरा में भी वही चीज है कि यहाँ पे इतना बार दिया हुआ है, आंशिक दाब दिया हुआ है, केज का मान दिया हुआ है। जब केज का मान और आंशिक बार दिया तो उसमें भी क्या करेंगे कि आप यहाँ पे मोल अंश निकालेंगे, और जब मोल अंश निकल जाएगा तो आपको मोलों की संख्या बोल रहा है कि कितना मोल घुलेगा, तो बस मोलों की संख्या तक निकाल देना, बस यानी पद 2 तक निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम तो कोशिश करेंगे और हम यही चाहेंगे कि आप ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं, धन्यवाद।